यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्ञस्व अस्माकं मुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा वासते श्रद्धा हृदयया कूत्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां भ्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेन। ओम शांति शांति शांति। अत्यंत आत्मादरणीय हमारे आचार्य अखिलेश्वर जी, हमारे प्रिय भजनोपदेशक जी, यजमान परिवार, संबंधी महानुभाव, मित्रजन, माताओं, बहनों, बंधु, आप क्या मना रहे हैं? रजत जयंती। ये कुछ फायदे का सौदा है कि घाटे का? देखो वैसे 25 साल होने के कई खतरे हैं। आप जानते हैं ये क्यों मना रहे हैं? आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फिर आपको दुख नहीं होगा। क्योंकि अपने यहाँ आयु का विभाग किया है, वो किस तरह से किया है? 4 के हिसाब से, भाई ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन्होंने ये 25 साल पूरे करके ये बता दिया कि मेरा दूसरा चरण पूरा अब दूसरे चरण की कई शर्तें हैं। ऐसा मत समझिए कि सचमुच में पूरा हो गया और इनको आप यहां से चलता कर दें। वहां पर 2-3 शर्तें और भी हैं। वो कहता है वो अपत्यस्यैव च आपत्यम तदारण्यम समाश्रयेत् यदा पश्येत् वलिपलितमात्मनः। कहता है वो अभी 2 पूरी नहीं हुई। आदमी को लगने लगे कि उसका शरीर बूढ़ा शिथिल हो रहा है, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा नहीं। हाँ। और अपत्यस्यैव च आपत्यम, अभी तो शादी नहीं हुई हमारे भाई की है? तो कहते हैं अभी थोड़े से विकल्प बाकी हैं, है ना? ये राहत की बात है। अच्छा, लोग, और ये तो पहले से तैयारी करके चल रहे हैं, इसलिए इनके लिए तो कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मनुष्य को केवल 2 ही आश्रम पता है, तीसरे चौथे की तो बात बेकार लगती है। शास्त्र ने लिखे जरूर हैं कि ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है, संन्यास होता है, लेकिन लोगों को देखते हैं तो पैदा होते ही तो कोई शादी करता नहीं और करते को मतलब नहीं, इसलिए पहला आश्रम तो करना ही करना पड़ता है। वो कोई 10 साल का करो कि 20 साल का करो कि 25 का करो, वो होता है। और उसके बाद विवाह हो गया तो भगवान ही कुछ कर दे उल्टा सीधा तो अलग बात है, नहीं तो जिंदगी भर चलता रहता है। तो तीसरे चौथे की तो बात ही बेकार है। क्या सचमुच में बेकार है? लगता तो ऐसा ही है कि नहीं तो बेकार नहीं होती तो हम कुछ करते, सब ऐसे ही तो बैठे हैं, सब ऐसे ही बैठे हैं जो उसको बेकार समझते हैं। यदि सचमुच में कोई काम की चीज हो तो कोई किए बिना रहता है। लेकिन मेरा मानना पता है क्या है? हमारे शास्त्र जो है ना, वो बिल्कुल हमारे लिए वैसे ही मार्ग बताते हैं जैसा चलना हमारे लिए लाभदायक हो, जो हमारे हित में हो। अर्थात उसमें कहीं भी किंचन मात्र भी हमारा अहित वो सोचते ही नहीं है, वो सोच सकते भी नहीं। तो फिर या तो हम घाटे में जा रहे हैं या वो हमारे लिए बुरा कर रहे हैं। उन्होंने तो बुरा हमारे लिए किया नहीं, तो हमारे को घाटा लगता क्यों नहीं? यदि हमने कोई घाटे का काम किया और हमको घाटा ही नहीं लगा तो क्या घाटा हुआ? लेकिन हम सब उस काम को कर रहे हैं जिसको शास्त्र घाटा कहते हैं और हमें घाटा लगता नहीं। फिर ऐसा क्या हो सकता है इसके पीछे? या तो समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई इसलिए ऐसा है, या हमारी समझ ही गायब हो गई है इसलिए ऐसा है। कभी कभी ना समझ आदमी हानि लाभ ही नहीं समझता, वो हानि को ही लाभ समझ के बैठ जाता है।
यदि विचार करके देखें तो एक बात समझ में आती है, क्योंकि ऋषि कहते हैं कि वानप्रस्थ और सन्यास भी मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। हमको ये करने में तो लाभ दिखाई देता है, दूसरे में कुछ भी लाभ दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसको करते ही नहीं है, तो क्या करें। मैंने एक सज्जन से कहा कि भैया थोड़ा वानप्रस्थ में समय लगाओ, तो कहता है पंडित जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे वेद आते नहीं हैं, मैं संस्कृत जानता नहीं हूं, मैं क्या करूंगा वानप्रस्थी बनकर। मैंने कहा भले आदमी तो बड़ा समझदार है, अरे जो शर्तें वानप्रस्थ के लिए हैं वही की वही शर्तें तो गृहस्थ में भी थी, उस समय तो ये शर्तें तूने याद नहीं की। वेदान अधीत्य वेदम वापि यथाक्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आविशेत। वहां भी नियम यह है कि बिना वेद पढ़े कोई गृहस्थी नहीं बन सकता, तो हमारे में तो कौन बनता, लेकिन सब बन गए ना। उस समय वेद नहीं देखा, फिर आज क्यों देख रहा है। अब देखने की क्या जरूरत है, वो बहाना यहां चलेगा नहीं, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। तो एक बहाना खत्म। दूसरा बहाना हमारे पास क्या होता है, अजी घर से बाहर कहां जाएं, आजकल जंगल नहीं है, आजकल हम बहुत बीमार रहते हैं, दवाई रोज लेनी पड़ती है, हॉस्पिटल दिखाना पड़ता है, कौन दिखाएगा, कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। ये भी ठीक है। होता क्या है कि व्यवस्थाएं कुछ व्यक्ति के अधीन होती हैं, कुछ परिवार के अधीन होती हैं, कुछ समाज के अधीन होती हैं, कुछ देश के मतलब सरकार या कानून के अधीन होती हैं। तो जो चीजें समाज या शासन के अधीन हैं वो हमारे अधीन नहीं हैं, तो उनको करने का न तो आग्रह किया जा सकता, न करना हमारे वश में रहता। एक सज्जन बोले जी आप इतने बड़े बात सिद्धांत की करते हो तो सारे समाजी वानप्रस्थी क्यों नहीं बनते, और बने या न बने इनको तो बनना चाहिए। मैंने कहा ऐसा है, ये व्यवस्था व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक है, और सामाजिक या सरकारी व्यवस्था को समाज या सरकार लागू करता है, व्यक्ति लागू नहीं किया करता। न तो हमारी सरकार है और न हमारा ऐसा समाज है कि हम उसको लागू कर सकें। हम थोड़ी बहुत करते भी हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं, उतनी कर लेता है हर कोई। इसलिए कभी कभी क्या होता है, तर्क तो कहीं का है और बेड़ा कहीं देते। आज आपने देश में फलाना काम क्यों नहीं किया, अरे भैया उस काम को करने के लिए सरकार चाहिए, सिद्धांत नहीं। सिद्धांत तो हम जानते हैं पर करने की ताकत तो हमारे पास नहीं है, हम उसको कैसे कर सकते हैं, इसलिए इसको अलग अलग करना पड़ता है। तो वानप्रस्थ यदि हमारी सामाजिक व्यवस्था नहीं है, संन्यास हमारी सामाजिक व्यवस्था नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए। मैं जब कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिलता है तो मैं कहता हूं वानप्रस्थ एक सामाजिक और बाह्य परिस्थिति तो हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन वानप्रस्थ एक आंतरिक मनस्थिति है, एक आंतरिक मनस्थिति है, और यह आंतरिक मनस्थिति तो की जा सकती है। बाहरी परिस्थितियां हमारे लिए विपरीत हो सकती हैं, उल्टी हो सकती हैं, विषम हो सकती हैं, बाधा बन सकती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक परिस्थिति तो हमें अनुकूल हो सकती है। तो वो कैसे हो सकती है। मैं उस बात के लिए यह निवेदन करता हूं कि जब हम अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाएं तो दो विकल्प हैं। एक तो क्या है कि हम दुकान पर बैठकर बेटे का हिसाब किताब करते रहें, तो बेटे को एक नौकर की जरूरत तो जिंदगी में सदा ही रहेगी, और ये बाप से बढ़िया नौकर उसका कोई होता नहीं। ये जो बूढ़े होते हैं ना, घर में रहते हैं, क्या करते हैं भला इनसे पूछो तो, सिवाय बच्चे खिलाते हैं, टेलीफोन सुनते हैं, आए गए का हिसाब रखते हैं। इनकी चाकरी इतनी से ज्यादा कुछ नहीं। हमारे एक प्रिंसिपल साहब परिचित थे, उनके मित्र ने उनसे कहा तुम्हारा बेटा मुंबई में, पुणे में रहता है, चार्टेड अकाउंटेंट है, आप यहाँ अकेले क्यों धक्के खा रहे हो, उसके पास जाकर क्यों नहीं रहते। तो बड़े सहज भाव बोले रोटी कपड़े की नौकरी नहीं करनी, बेटे क्या देंगे, रोटी कपड़ा, उससे ज्यादा तो ना आप मांग सकते ना वो दे सकते।
वो कहते हैं पिताजी सब कुछ आपका है, क्या लेना। बेटा क्या कहेगा, पिताजी सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है, सब कुछ आपका है, क्या लेना देना है। हा? आपको भी कहते हैं हाँ बेटा मुझे क्या जरूरत है, बेटा भी तो अपना ही है, सब कुछ अपना है। तो दो कपड़े दो रोटी का झगड़ा है, उस पर अपनी नौकरी चलती है। हमारे एक ये जानते होंगे, शायद ब्रह्मदत्त बधवा नाम था उनका, वो वानप्रस्थ ये इसमें तपोवन आश्रम में वो हुआ करते थे, प्रधान या कुछ होते थे। उन्होंने एक दिन उनके घर गए तो हम दोनों भोजन पर उनके घर में चले गए। उनकी पत्नी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, बोले मेरा बेटा मुंबई में रहता है और वो बार बार कहता है क्या माँ जंगल में पड़ी हुई हो, तुम घर में आओ ना, मुंबई में रहो, शहर में रहो। तो बोले एक दिन मैंने बेटे को समझाया तो उसकी अकल ठिकाने आ गई। बोले तेरा बंबई में घर कितना बड़ा है, बोले 2.5 कमरे का। अब बंबई में तो 2.5 कमरे का बहुत है ना, और बोले यहां तो कई 100 कमरे हैं। बोले और वहां करना क्या है मुझे, बोले तेरे बहू की नौकरी। और क्या करता है कोई, हाँ, और खाऊं पीऊंगी क्या जो तेरे शहर में है, मेरे यहां जो मिलता है वो वहां नहीं मिलेगा। बोले ऐसा है, मेरे यहाँ सेवक हैं, मेरे यहाँ खुला वातावरण है, मेरे यहाँ गाय हैं, मेरे यहाँ अच्छा भोजन है, हाँ, और मेरे यहाँ स्वतंत्रता है, मैं तेरी नौकरी करने नहीं आने वाली, कभी मजबूर हो जाऊं तो उठा ले जा। प्रश्न क्या है, समझ का हो जाता है। हम मोह के कारण रहते हैं, लेकिन वो हमारा काम अच्छा होते हुए भी बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? 2 तरह से अच्छा नहीं है। एक अच्छा तो नहीं है व्यक्तिगत रूप से, एक अच्छा नहीं है सामाजिक रूप से। क्योंकि सामाजिक जितने काम होते हैं वो कब होने चाहिए? ऐसा है, ब्रह्मचारी अपने लिए जीता है, गृहस्थी परिवार के लिए जीता है, उससे आगे समाज के लिए कौन जिएगा? वानप्रस्थी जिएगा। बड़ी सीधी सी बात है, गणित इतना सरल है। भाई बच्चा है अपने को बना रहा है, जो युवा है परिवार को बना रहा है, तो समाज को कौन बनाएगा? वानप्रस्थ अच्छा, ये 2 परिवार वाले और ये ब्रह्मचर्य आश्रम वाले समाज को नहीं बना सकते, और यदि बनाएंगे तो गलत बनाएंगे। क्यों? हमारे उपदेशकों के बच्चे प्रायः करके बिगड़ते हैं, प्रायः करके। क्यों? बाप घर में रहता नहीं, मां के बस में होते नहीं, तो वो घर भी बिगाड़ते हैं और कई बार बाहर भी बिगाड़ते हैं, उनका गड़बड़ घपला रहता है, मजबूरी में करते हैं। कई बार आजीविका की मजबूरी होती है, दूसरी मजबूरी हमारा कोई विकल्प नहीं होता। लोग जी बहुत पूछते हैं आपको, मैंने कहा हाँ ही नहीं, पूछेंगे नहीं तो करेंगे क्या? बोले जी बड़े कार्यक्रम आते हैं, मैंने कहा कार्यक्रम तो नहीं भी आए पर लाएंगे किसको? पहले उपदेशक 100-200 थे, अब 10-20-50 हैं, तो क्या करेंगे? दुकान कम हो जाए तो माल तो बिकता ही है, ये थोड़ी है कि दुकान बढ़िया हो गई, मजबूरी है। तो वैसी स्थिति यहां है। तो हम जितने उपदेश की करते हैं ये अभाव के कारण करते हैं, मजबूरी के कारण करते हैं। वानप्रस्थ को यह काम क्यों करना चाहिए? 3 कारणों से। वानप्रस्थी अनुभवी होता है। नया बच्चा आपके सामने वानप्रस्थ पर भाषण दे दिया तो आप हंस के कहते हैं बेटा बहुत अच्छा है, ऐसे ही लगा। मैं एक बार वो पढ़ता था, वानप्रस्थ आश्रम में मैंने भाषण दिया, तो मैंने सोचा मैंने बहुत बढ़िया भाषण दिया, कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। बाहर निकलती एक बूढ़े ने मेरे कमरे पर हाथ मार के बोला बेटा ऐसा लगा रहा है ठीक हो जाएगा। तो मेरे उस जोश का, उस तो प्रमाण का, युक्ति का कोई अर्थ नहीं होता, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए मनुष्य का जो मार्गदर्शन है समाज में, वो एक अनुभवी व्यक्ति करता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा, उसके साथ क्या होता है, उसको देखकर कोई शर्म से मानता है, कोई डर से मानता है, कोई संबंध से मानता है, मतलब उसकी बात मानी जाती है। दूसरे की मानी उतनी नहीं जाती जितनी अनुभवी व्यक्ति की मानी जाती है। दूसरा क्या होता है कि छोटी उम्र का आदमी काम करता है तो उसका उद्देश्य काम नहीं होता, उसका उद्देश्य
साधन होता है, पैसा होता है, उसको अपना घर चलाना होता है, उसको आजीविका के नाते करता है, कोई उसका उपयोग उसके नाते, सेवा के नाते थोड़ी करता है, न कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इस आयु में वानप्रस्थी बनेगा, उसकी न तो महत्वाकांक्षा होगी, न उसकी आवश्यकता होगी, न उसकी अनुभवहीनता होगी। अनुभव उसके पास पर्याप्त होगा और उसकी कोई महत्वाकांक्षा बची हुई नहीं होगी, और न ही उसका कोई ऐसा उत्तरदायित्व तो शेष होगा जिसके लिए उसे परेशान होना पड़े। तो ऐसा व्यक्ति करेगा तो जो करेगा वो समाज के लिए लाभदायक होगा। मार्गदर्शन आजकल ज्यादा इस चीज की नहीं है, पैसे से ज्यादा मनुष्य को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, सलाह की जरूरत होती है। क्यों जी? सलाह की जरूरत नहीं होती तो ये कंपनी वाले कंसल्टेंट क्यों रखते? मतलब कंसल्टेंट रखना एक कंपनी के लिए बहुत आवश्यक है, और एक समाज को एक सलाहकार की आवश्यकता ही नहीं है। एक कंपनी बिना सलाहकार के, बिना विशेषज्ञ के नहीं चल सकती, तो एक समाज बिना मार्गदर्शक के कैसे चल सकता है? कितनी स्वाभाविक बात है। आप कितने कितने सलाहकार रखते हैं, वो मैंने देखा करोड़ों करोड़ रुपए सलाह में खर्च करते हैं। ये क्या है साहब? ये प्रोजेक्ट बना कर देते हैं। एक कंपनी का काम ही केवल है, आप जाओ जी हम ये चीज चाहते हैं, क्या बनाए, ये लो, ये बना कर दी। उसे विभाग फेल नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। तो वैसे ही जो व्यक्ति अनुभव जिसने कमा लिया है, समाज का वो सबसे बड़ा सलाहकार है, मार्गदर्शक है, और समाज को उसके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। आप नया बच्चा है, स्कूल पास किया है, बाप कुछ कहता है तो डॉक्टर बन कि तो इंजीनियर बन, लेकिन एक सलाहकार, एक अध्यापक उसको बता सकता है कि उसकी रुचि किसमें है और उसकी उपयोगिता किसमें है। वो माँ बाप नहीं बता सकते ना, वो खुद उस समय पकड़ सकता है। ऐसे समय में यदि कोई वानप्रस्थी उसको मिल जाए कि बच्चा तुझे क्या करना चाहिए, तो बताओ उसको लाभ ज्यादा होगा कि ये घर में बैठा रहेगा, इसको लाभ ज्यादा होगा। स्वामी श्रद्धानंद जी हमारे महाराष्ट्र के, उनका एक ही काम है, उन्होंने 70 साल अपने इसी काम में लगा दिए। उन्होंने कभी लंबे चौड़े भाषण नहीं दिए। वो जब भी जाते हैं तो स्कूल में, कॉलेज में जो विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं, उनको वो प्रथम वर्ष में ही, फर्स्ट ईयर में ही पकड़ लेते हैं। पूछते हैं, बेटा मुझे तुझे मिलना है, कहाँ मिलूं? घर मिलेगा, हॉस्टल में मिलेगा, स्कूल में समय देगा, कहाँ मिलूं? अब बच्चा तो बच्चा है, वो कहता है जी घर आ जाओ। उसके पास घर जाते ही पहले ये पूछते हैं, तू यहाँ कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या उद्देश्य लेकर आया है, क्या बनना चाहता है, तेरी क्या सुविधाएं हैं, तुझे क्या अभाव हैं। और इसके साथ वो मार्गदर्शन शुरू करते हैं। तो आज उनके हजारों शिष्य हैं। वो आईएएस ऑफिसर भी हैं, वो आईपीएस भी हैं, वो प्रशासनिक इसमें प्रदेश में भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं। उनके एक बड़े अच्छे शिष्य मेहत्रे हैं, बेंगलोर में रहते हैं। उन्होंने जीवन में संकल्प लिया कि गुरुजी ने मुझे जो बताया है वो बात मैं 100 वैज्ञानिकों को आर्य समाज से परिचित कराऊंगा। 100, और उन्होंने परिचित कराया, 100 वैज्ञानिकों को परिचित कराया। 100 वैज्ञानिकों से संपर्क करके उनको सारा साहित्य दिया, उनसे बातचीत की। तो क्या है, मुझे इस समाज में व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, सबको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और वो मार्गदर्शन व्यक्ति या परिवार के लोग नहीं कर सकते। गलती से कभी कभी पता है क्या होता है, मैं एक जगह व्याख्यान दे रहा था, कल ही बल्कि परसों कलकत्ते में, स्त्री समाज का व्याख्यान था। मैंने पूछा किस पर दूं, क्या चर्चा करूं, तो एक माता जी बोली घर में कैसे रहना चाहिए इस पर करो। बाल सफेद होने का ये फायदा है कि मेरी बात मान लेते हैं लोग। मैंने कुछ बातें बताई, मैं तो बात बता के चला गया, मैंने समझा मेरा काम बताना था, इनका काम सुनना था, हो गया। अगले दिन एक दूरभाष आता है, पंडित जी मुझे आपकी बात अच्छी लगी और मेरे घर का झगड़ा है वो सुलझाने के लिए आ जाओ। तो वो अभी वहां तक मेरी पहुंच नहीं हुई, मतलब उन्होंने बहुत कम से कम 15-20 फोन किए, लेकिन मैं वहां रुक नहीं सकता था, मुझे आज यहां आना था।
उन्होंने कहा अच्छा जी फिर कभी आओगे तो, पर मेरी इतनी पैठ पक्की हो गई कि मैं एक बढ़िया सलाहकार बन गया हूं, मतलब आपको भी बता रहा हूं। तो समाज में जिस चीज की आवश्यकता है और वो आवश्यकता आपसे पूरी हो सकती है, वो समाज को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो अब इसमें एक समस्या का हल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप ये कहते हो बाहर जाकर हमें असुविधा होती है या बाहर जाने का स्थान नहीं है। वैसे प्रयत्न पर मिल सकता है कम और ज्यादा, लेकिन मान लेते हैं कि हमें कोई जगह देने को तैयार नहीं है। वानप्रस्थ का मतलब होता है कुछ और नहीं, बस केवल इतना, मैं की जगह हम पर विचार करना, मेरे लिए छोड़ करके सबके लिए बात करना, हा? परिवार के लिए छोड़कर अपनों के लिए बात करना। तो परिवार की बात सोचता था तब तक तो मैं गृहस्थ था, अपनी बात सोचता था तब तक मैं विद्यार्थी था। अब मैं समाज की बात सोचूंगा इसलिए मैं वानप्रस्थी। वानप्रस्थी इसलिए नहीं हूं कि मैं कपड़े रंग कर बैठा हूं, या वानप्रस्थी इसलिए नहीं है कि दुकान जाना छोड़ दिया है, आराम कर रहा हूं, नहीं। मैं वानप्रस्थी इसलिए हूं कि मैंने अपने सोचने का जो दायरा है वो बढ़ा लिया है। अब जिस दिन आप ये करने लगेंगे आप वानप्रस्थी हो जाएंगे। आज तक आप दुकान के लिए करते थे, आप दुकान की ही सलाह दूसरे को दे दें तो भी आप वानप्रस्थी हैं। आप अच्छा व्यापार कैसे कर सकते हैं ये सलाह आप उस व्यक्ति को दें जिसकी जरूरत है, तो आप वानप्रस्थी हैं। मतलब जब आप पैसे के लिए बात करते हैं तब सौदा होता है, और जब उसको आदर्श के नाते उसके कल्याण के लिए जब बात करते हैं तो आप सेवा करते हैं। और वानप्रस्थ गृहस्थ जो है वो सौदे का झगड़ा है, वहां जो कुछ अच्छा भी काम करता है तो वो पैसे के लिए करता है, लेकिन वानप्रस्थी जब काम करता है तो सेवा के लिए करता है, और इसलिए सेवा के लिए करता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है, वो आवश्यकता के अनुसार करता है। तो जब हम वानप्रस्थी बनते हैं तो उस समय से हम अपने परिवेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जितनी हमारी योग्यता है, जितनी क्षमता है, उतना सोच सकते। कभी कभी लोग सोचते हैं हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इस दुनिया में हमसे अनुभवहीन तो कम हैं, बहुत हैं। अनपढ़ आदमी क्या अनुभवहीन हो जाता है क्या? अनुभवहीन तो नहीं होता ना, अनुभव तो उसके पास पर्याप्त होता है। और अनुभव से बड़ी संपत्ति क्या होती है? अनुभव से बड़ी संपत्ति दुनिया में कुछ भी नहीं होती। कि बहुत सारे अंगूठा टेक जो हैं वो पढ़े लिखों को मात देते हैं। बहुत सारी गांव की महिलाएं जिन्हें आप अनपढ़ कहते हैं, इतना अच्छा गृहस्थ चलाती हैं और इतनी अच्छी सलाह देती हैं कि आप उनके सामने पानी भरने लगे। तो जो आपकी सलाह है वो आपसे कमजोर के काम आएगी। आपको किसने कहा कि आप टाटा बिरला के कंसल्टेंट बनो? वहां आपको पूछेगा कौन? लेकिन यार गली में कोई भला आदमी दुख पा रहा होगा, उसके तो बन सकते हो। जिस दिन उसके बन जाओगे, जिसका कोई नहीं है, उसके बनने का नाम वानप्रस्थी है। जिसका कोई नहीं है उसका बनने का नाम सन्यासी है। गृहस्थी तो अपनों का बनता है, अपनों के लिए बनता है, लेकिन वानप्रस्थी उनके लिए बनता है जिनका कोई मार्गदर्शक है ही नहीं। सन्यासी उनके लिए बनता है जिनका कोई सोचने वाला ही नहीं। और जिस दिन कोई सन्यासी समाज में है, कोई वानप्रस्थी समाज में है, तो समाज में कोई अनाथ नहीं है, कोई मार्गदर्शक से हीन नहीं है, किसी का गाइड ना हो ऐसा नहीं है। इसलिए क्यों कि उसकी वो रेखा नहीं है, मैं इसको बताऊंगा इसको नहीं बताऊंगा, ये मेरा है ये तेरा है, इसकी रेखा नहीं है। जो भी उसके पास जाएगा उसको बताएगा, या वो जिसके पास जाएगा उसको बताएगा। जब ये परिस्थिति आएगी तो क्या हो जाएगा? मनुष्य वानप्रस्थी हो जाएगा। पेड़ के नीचे बैठने का नाम वानप्रस्थ नहीं है। वानप्रस्थ मतलब जब सबके लिए सोचने का नाम है, सोच को बड़ा करने का नाम है, बड़ी बात करने का नाम है। आप बड़े हैं तो बड़ी बात नहीं करेंगे क्या? फिर भी छोटी बातों में रहेंगे।
छोटे दायरे में रहेंगे, अरे आप बड़े हैं, आप बड़े दायरों में रहेंगे और बड़ी बात करेंगे, और बड़ी बात करेंगे तब आप समाज की बात करेंगे, तब आप देश की बात करेंगे, तब मानव की बात करेंगे, प्राणी मात्र की बात करेंगे। तो जितना जितना आपका वो आध्यात्मिक स्तर बढ़ता जाएगा, आप उतने बड़े होते जाएंगे। और हमारे यहाँ जो ब्रह्मचर्य से बात शुरू होती है वो सन्यास में आने तक बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, उसका दायरा बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसा डरने वाली चीज नहीं है वानप्रस्थ आश्रम, घबराने वाली बात नहीं है, ये बड़ा बनने वाली बात है। और हमारे सुधीर जी शायद बड़ा बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब घर बड़ा हो जाता है तो हमारे बहुत कमरे हो जाते हैं, हमारा कमरा छिनता नहीं है। हम बहुत घरों वाले हो जाते हैं तो हमारा घर छिनता नहीं है, बाकी घर भी अपने हो जाते हैं। तो कोई वानप्रस्थी बन जाए तो मैं उससे छिन नहीं जाता, बाकी भी मेरे बन जाते हैं, मेरे हो जाते हैं, मैं सबके साथ जुड़ जाता हूं। इसलिए यह समाज में एक अनिवार्य अत्यंत आवश्यक बात है। और इसके बारे में आप सोचते हैं तो सचमुच में आप बधाई के पात्र हैं, आप आशीर्वाद के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। शायद हो गया होगा आधा घंटा, तो मैं अपनी बात को विराम देता हूं। शायद आपका डर निकल गया होगा कि कहीं वानप्रस्थी होकर घर में परेशानी नहीं होगी, और परेशानी तो कम हो जाएगी। बेटा कहता है ये पता नहीं इनकी समझ में आता कुछ नहीं है, क्यों टांग अड़ाते हैं। ये जो परिस्थिति है ना, ये वानप्रस्थ आश्रम से दूर हो जाती है। क्योंकि आर्य भिक्षु जी हमारे कहा करते थे, देखो एक छत के नीचे दो बाप नहीं रह सकते। बाप तो बाप होता है, बाप पना तो एक का चलेगा, तुम चाहे 10 रहो। तो यदि बाप को बाप पना चलाना है तो दूसरे बाप को वहां से हटे, नहीं तो हटाना पड़ेगा। तो ये नौबत ना आए कि आपको कोई हटाए, उससे अच्छा है कि आप ही हट जाओ, और अपने आप हटने का नाम ही वानप्रस्थ आश्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। देखिए मेरी बहुत बड़ी समस्या का हल आचार्य जी ने आज दे दिया, और ये कैसेट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आगामी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं रह गया है। और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ और भी जो हैं, जो इस योग्य वास्तव में मैं आप लोग बतला दूं, मैं समाज का काम भी इसी हिसाब से करता हूँ। मेरे को कहीं से लगता है कि मेरे ऊपर समाज का ऋण है, माँ बाप का, गुरु का ऋण के बाद समाज का भी ऋण है। हमें आप सोचे, हमें चलना किसने सिखाया? घर वालों ने तो सिर्फ खड़ा होना बस उतना ही से। समाज में चलना, हमको रास्ते में चलना किसने सिखाया? इस समाज ने सिखाया। कैसे चलना है, किधर चलना है, कैसे बात करना है, क्या करना है, ये सारा समाज। तो समाज का हमारे ऊपर बहुत ऋण है और ये हमें उतारना ही चाहिए। और ये वानप्रस्थ की परिभाषा आचार्य जी ने आज बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से बतला दी है। और खासतौर पर घर वालों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा कि वानप्रस्थ में क्या होगा, कैसे होगा। नहीं तो अक्सर ये डर बना रहता है कि वानप्रस्थ में चले जाएंगे, क्या होगा, ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दायरा बढ़ेगा और दायरा बढ़ेगा। जैसे आचार्य जी मतलब अभी तो एक घर है, उसके बाद और भी बहुत सारे घर हो जाएंगे, तो दायरा बढ़ेगा। और एक छत के नीचे जैसे बताया कि दो बाप नहीं रह सकते। तो ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सार गर्भित, मैं सोचता हूँ जीवन में उसको ग्राह्य करने योग्य आचार्य जी ने हमें आशीर्वाद दिया। आचार्य जी का मैं बहुत आभारी हूँ। शांति पाठ से पूर्व कल के बारे में बतला दो। शाम के आज इनके विवाह की वर्षगांठ है। क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है, आज का समय है, कल का पूर्णाहुति का कल का समय बिल्कुल नहीं रहेगा आज। इसलिए कल भी जैसे हम लोग 6 बजे